हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स टॉनिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम टॉपिक करेंगे एटम्स। आज हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर है, मान सकते हो आप, एटम्स है। तो एटम्स के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या होता है एटम। तो एटम हिंदी में बोलते हैं इसको परमाणु। इसका जो ये जो शब्द शब्द जो दिया था वो सर्वप्रथम दिया था जॉन डाल्टन ने। कब दिया था? 1808 ईस्वी में। हालांकि सन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नाम याद होना चाहिए। साइंटिस्ट का क्या था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु शब्द दिया था सर्वप्रथम, सबसे पहले। परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से मिलकर बना है। एटोमियो से बना है ये। एटोमियो का अर्थ होता है अविभाज्य कण। अविभाज्य कण मतलब उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब छोटे से छोटा कण, जैसे छोटे से छोटा कण जो कि आगे उसको हम और उसके टुकड़े ना किया जा सके, पॉसिबल नहीं है उसके आगे फर्दर हम उसको और छोटा कर सके। मतलब सबसे छोटा कण जो होता है, जैसे मान लो कोई घर बन रहा है तो घर में ईंटें लगती हैं, और ईंटें किससे बनी हैं? तो वो बनी है मिट्टी से। और मिट्टी के पार्टिकल भी जिस छोटे एटम से मिल के बने हैं, है ना, तो वो अपन कह सकते हैं क्या है, जिनको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब ईंट ईंट बनी है मिट्टी से और मिनरल से, और वो जो बना है छोटे छोटे पार्टिकल, वो भी जिस पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम कह सकते हैं कि वो एटम्स हैं। अब डाल्टन ने क्या बोला था? परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणुवाद दिया था। उसमें क्या बोला कि उसके स्टेटमेंट ये थे, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ, बिल्कुल कोई भी पदार्थ होगा, उसको अल्टीमेटली जब हम उसका सबसे छोटा कुछ कुछ ढूंढेंगे तो एक पार्टिकल हमें ऐसा मिलेगा जिसको हम आगे और फर्दर तोड़ नहीं सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वो जो अविभाज्य कण होगा वो क्या होगा? एटम होगा। इन्हीं अविभाज्य कणों को परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व के समस्त परमाणु गुणों में समान होते हैं, और अलग अलग तत्वों के समस्त परमाणु गुणों में असमान होते हैं। ये तो श्योर सी बात है, सिंपल सी बात है कि एक ही तत्व के अगर परमाणु होंगे, ठीक है, वो गुणों में क्या होंगे? समान होंगे। और अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे, वो गुणों में अलग अलग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक रूप से संयोग करके अणु या यौगिक बनाते हैं। अब छोटे छोटे दो पार्टिकल, एकदम बिल्कुल छोटे दो पार्टिकल हमने ले लिए जो दोनों एटम्स हैं, उन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो अणु बनेगा। दो या दो से ज़्यादा अगर हम एटम्स को बना लेते हैं तो यौगिक भी बन सकता है, कंपाउंड भी बन सकता है, मॉलिक्यूल। इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं हम कि ये अपना मॉलिक्यूल और ये अपना कंपाउंड, इसको हम कंपाउंड बोल सकते हैं इंग्लिश में। मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड भी आपको लिख देता हूँ। तो जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक रूप से संयोग करेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल या फिर यौगिक। आधुनिक रूप से परमाणु किसी भी पदार्थ की वह इकाई है। अभी तो हमने क्या देखा कि परमाणु वो इकाई है, अविभाज्य कण है, जो फर्दर विभाजित नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन आधुनिक रूप में क्या बोलते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है कि एक स्टेटमेंट आता है, उसके बाद में कुछ टाइम बाद में और उस पर फर्दर जब रिसर्च होती है तो पुराने वाले को थोड़ा सा अपडेट कर दिया जाता है कि हाँ यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद में जो कहा है उसको उसमें फर्दर चीज़ें ऐड कर दी जाती है। तो आज की डेट में आधुनिक रूप से क्या बोला जाता है कि परमाणु किसी भी पदार्थ की वह इकाई है। एटम है वो किसी भी अपने पास पदार्थ, ठीक ना, उसकी वो यूनिट है, छोटी यूनिट है, जो अभिक्रिया में तो भाग लेगी एवं स्वतंत्र अस्तित्व में न रहे। स्वतंत्र अस्तित्व में न रहे, इसका मतलब क्या होगा कि वो सिंगल नहीं मिलती है। एटम हमें कभी भी वैसे फ्री में नहीं मिलता है, मतलब अकेला नहीं मिलेगा, उसके साथ में बहुत सारे एटम्स होंगे, और एटम्स जब बहुत सारे होंगे तो मॉलिक्यूल मिल जाएगा। इसका मतलब एटम्स हमें नहीं मिलेंगे, हमें मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एटम्स होते हैं वो स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहते, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में संयोग करते हैं। ये अस्तित्व में नहीं रहते, इसका मतलब बहुत सारे एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स पास में होते हैं जिनको मॉलिक्यूल कहते हैं, वो हमें स्वतंत्र अस्तित्व में मिलते हैं, लेकिन एटम्स हमें स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं मिलते हैं। ओके, अब अपवाद क्या है? उत्कृष्ट गैसें, जो कि इनर्ट गैसेज होती हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं।
जैसे एटम्स के बारे में कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहते हैं, यही तो बोला है। तो जो हमारे पास इनर्ट गैसेज होती हैं उनके साथ उल्टा है, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं क्योंकि वो क्या होती हैं, इनर्ट होती है, ठीक है। और स्वतंत्र अस्तित्व में वो होती हैं, स्वतंत्र अस्तित्व में मिलती हैं लेकिन वो उत्कृष्ट गैसें होती हैं, इनर्ट गैसेज होती हैं जो कि अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। जैसे वर्ग 18 या शून्य समूह, जीरो ग्रुप बोलते हैं ना, जीरो ग्रुप, उसको इनर्ट गैस ग्रुप भी बोला जाता है, जीरो ग्रुप या फिर वर्ग 18। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है ना, ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप, ठीक है ना, एटम्स का ग्रुप जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और स्वतंत्र अस्तित्व में मिलता है। स्वतंत्र मिल जाएगा लेकिन वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, मतलब वो संतुष्ट है, संतुष्ट है मतलब कि सेटिस्फाई है, वो न तो एटम्स शेयर करेगा किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में, न तो शेयरिंग होगी, न मतलब गिव एंड टेक वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ये अपने आप में संतुष्ट है, ठीक है ना। इनकी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट है। तो वो ऐसा ग्रुप वर्ग 18 दिया होगा आपको ऑप्शन में, या फिर आपको जीरो ग्रुप दे रखा होगा, ठीक है। तो वो इनर्ट गैसेज का ग्रुप होता है। तो इसमें देखिए वर्ग 18 या ग्रुप शून्य समूह में अपने पास में 6 एटम्स हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम He, नियोन को Ne, ऑर्गन को Ar, क्रिप्टॉन को Kr, जीनोन को Xe और रेडॉन को Rn। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। 4-5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, नहीं तो हीना, नीना, आरती, करीना, आपकी ट्रिक आप याद कर सकते हो। हीना, नीना, आरती, करीना की जींस रंगीन। तो ये आई होप आपको याद हो जाएगा, यही चल रहा है, ठीक है। ज़्यादातर यही बच्चों को याद रहता है, तो देख लेना, ठीक है। और नहीं तो आपको वैसे सिंपल भी ये याद रह सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। क्या होती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स? मतलब एटम्स जो कि हम कह रहे हैं अविभाज्य है, अविभाज्य है मतलब इसको आगे फर्दर विभाजित नहीं किया जा सकता, तो वो किससे मिलकर बना होता है, उसके अपरमाणुक कण कौन से हैं? परमाणु में मुख्य रूप से 3 अपरमाणुक कण होते हैं, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता थे वो जे थॉमसन थे। कौन थे? जे थॉमसन। देखो इलेक्ट्रॉन के कौन थे? जे थॉमसन। अब आपको मैं आगे ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे याद करना है, एक बार आप जस्ट देख लो कि जे थॉमसन थे। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इस पर आवेश ऋणात्मक होता है और आवेश की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश जब आपको दे दे तो आप याद रख लो, आवेश का जो मात्रक होता है, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का बताइए आवेश क्या होता है, तो 1.6 × 10⁻19। अब वहाँ पे आपको ऑप्शन में माइनस ना दिखे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, माइनस अगर दे तो ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस अंडरस्टूड है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है लगाने की। आपको तो वैल्यू याद रखनी है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। यहाँ पे कूलाम पर केजी दे दे, कूलाम पर ग्राम दे दे, कूलाम इंटू मीटर दे दे। कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी होते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻यूनिट-19, मतलब ये आगे वाला तो मेज़र सही रहेगा 2 या 3 ऑप्शंस में। यहाँ पे आपको कूलाम या कूलाम इंटू मीटर दे दिया, कूलाम पर मीटर दे दिया, कूलाम, है ना, कुछ भी दे सकते हैं, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलाम होती है, ओके। तो आवेश के साथ में आपको ये यूनिट के साथ में आपको ये वैल्यू आपको याद रखनी है, कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। द्रव्यमान, मास का तो आपको पता है, केजी में ही मेजर करेंगे, ठीक है ना, ग्राम में नहीं करेंगे, केजी में ही करते हैं मेनली। ग्राम में भी कर सकते हो, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो तो 10⁻³ मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्राम में आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ से अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो -31 और ये प्लस का 3, ये 10⁻- कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है कि 9.1 × 10⁻31 ग्राम आ जाए, या 9.1 × 10⁻28 ग्राम आ जाए। तो आपको ये अलग करना है, अगर ग्राम में हो तो आपको पता है ना कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा। पर वो आप सिंपल केजी में याद रखोगे तो अगर ये ऑप्शन पूरा नहीं दिखता है आपको यूनिट के साथ में,
तो आप चेक कर लेना, फिर ग्राम में दिया होगा तो ग्राम में मतलब -28 दिया होगा, लेकिन आपको जनरली यही दिया जाता है। तो याद रखिए 9.1। हाँ, यहाँ पे कुलाम अगर दिया हो तो ध्यान रखना, कुलाम नहीं होता है, मास के जो यूनिट होती है वो केजी होती है। तो याद रखिए 9.1 × 10⁻31 केजी। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी रेलवे में, या आपने पटवारी, हाई कोर्ट, एलडीसी, उन एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपको ये प्रिपरेशन करा रहा हूँ। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, रेलवे डी ग्रुप हो गया, ये रेलवे एनटीपीसी हो गया, ठीक है। सिंपल पूछ लेगा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, तो कुलाम होती है। या इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आपके पास ये हो जाएंगे, सिंपल से ऑप्शन होंगे, बस यूनिट आपको चेंज कर दी गई है, ठीक है, इस टाइप से। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो गया, 9.1 × 10⁻31 kg। ओके, अब प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन आपका होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसके जो खोजकर्ता थे वो खोजकर्ता थे ई गोल्डस्टीन, और ये धनावेशित आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, सेम टू सेम होगा, 1.6 × 10⁻19 कुलाम, ठीक है। यहाँ पे लेकिन पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं देखना है, अगर इलेक्ट्रॉन आता है और आपको वहाँ पे साइन अगर दे रखा है तो आपको देखना है कि भाई प्रोटॉन का पूछा है तो प्लस होना चाहिए, प्लस और माइनस दोनों दे रखे हैं तो आपको अंडरस्टूड प्लस वाला ही सही करना है प्रोटॉन के लिए। बट अगर साइन का कोई भी इश्यू नहीं है तो आपको सिंपल नॉन साइन है तो प्लस न माइनस, तो आपको ये लगा के आ जाना है, सिंपल वैल्यू, और आपको यूनिट चेक की जाएगी। तो प्रोटॉन का चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻19। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बट ये दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं, मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 × 10⁻27 kg। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था 9.1 × 10⁻31 kg, 9.1 × 10⁻31 kg, या 9.1 × 10⁻28 ग्राम। प्रोटॉन की बात करेंगे तो इसका चार्ज, इसका जो मास होगा वो होगा 1.67 × 10⁻27 kg, 1.67। ओके, अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे जेम्स चैडविक, और ये एक उदासीन कण है, मतलब न पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, नो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, जीरो, मतलब उदासीन कण है। मतलब चार्ज इस पर कितना हो गया, चार्ज इस पर हो जाएगा हमारे पास में जीरो चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज जीरो हो गया। तो चार्ज अगर पूछ लिया जाए आप पे इस पे कि न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो कितना होता है भाई, जीरो होता है। ओके, जीरो होता है। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान सेम टू सेम प्रोटॉन जैसा है, लेकिन प्रोटॉन में 1.67 था, यहाँ पे 1.69 है, थोड़ा सा फर्क है, 1.69 × 10⁻27 kg। ओके, 7 की जगह यहाँ पे 9 हो गया। ओके, अब मैं आपको खोज करता हूँ कि नाम में थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ, वैसे तो याद हो जाएंगे पर फिर भी देखो, इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, और आजकल जो जितना ज़्यादा नेगेटिव मतलब आप बुराई से समझ सकते हैं कि जो मतलब है ना, जो मतलब सबसे ज़्यादा आजकल लोग नेगेटिवली पॉपुलर ज़्यादा होते हैं ना, मतलब गलत चीज़ों के लिए, गलत काम के लिए लोग ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कभी कभी हम देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन की जगह क्या क्या, जे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन कितनी बार आएगा, जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन। प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसको गोल्ड मिलेगा। कोई भी पॉजिटिव होगा गोल्ड, मतलब कुछ अच्छा, प्रमोशन, कुछ भी अच्छा मतलब लाइफ में, तो गोल्ड स्टीन, प्रोटॉन का गोल्ड स्टीन। और न्यूट्रॉन ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसलिए इसको एक बार जे मिलेगा, जे से जेम्स चैडविक, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, प्रोटॉन का गोल्ड स्टीन। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दो बार जे दो बार आएगा, जे थॉमसन। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। आई होप ये नेक्स्ट लेक्चर में ले लेता हूँ मैं प्रोटॉन का थॉमसन का परमाणु जो मॉडल है, और इसमें हम, क्योंकि इसमें 2-3 मॉडल और आएंगे, एक रदरफोर्ड मॉडल भी आएगा, उसके बाद बोर का मॉडल भी आएगा, तो हम उन तीनों मॉडल्स को एक साथ कर लेंगे। ओके, तो अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी अबाउट एटम्स।
तो थैंक यू गाइज़, आप सभी को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।